पिछले वीडियो लेक्चर में हमने भूसंतुलन और आइसोस्टेसिस शब्द और उसके बाद में वो जो इसका इतिहास था कि ये जो समस्या है वो किस तरह से वैज्ञानिकों के सामने आई, तो आपने बताया कि इत्तेफाक से भारत के ही हिमालय की तलहटी के दो गांव कल्याण और कल्याणपुर के बीच में जब त्रिकोणमितीय जो सर्वेक्षण चल रहा था तो उसकी जो खगोलात्मक आधार पर जो दूरी ज्ञात की गई त्रिकोणमितीय और उसकी दोनों की, तो उसमें 5.236 सेकंड का 500 फुट का अंतर आया, जिसको जो हमारे सर्वे जनरल थे जॉर्ज एवरेस्ट, उन्होंने ये कहा प्लम लाइन जो है हमारी साउल रेखा जो है वो एक तरफ खिंच गई है। इसका मतलब ये है कि जो आकर्षण है आपका धरती का और सूरज हिमालय का, उसके कारण से ये अंतर आपको नज़र आ रहा है। और एक परिस्थिति एक खड़ी हो गई कि क्या वास्तव में हिमालय के निकट होने के कारण से या उस पर अंतर आ रहा है। इसी को नापने के लिए या उसको ध्यान करने के लिए इस बात को समस्या के समाधान पर विचार जब किया गया तो एक विद्वान हुए हैं जॉर्ज एरी, तो उनका ये मानना था जॉर्ज एरी का कि हिमालय क्योंकि वहाँ पर निकट है और हिमालय की निकटता के कारण से और उसकी जो अपनी आकर्षण शक्ति है, बहुत बड़ा मास जो वहाँ पर है, उसके कारण से वो आपके जो साउल है उसके पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और वो जो अंतर 5.236 का आ रहा है सेकंड का 500 मीटर, वो उसके कारण से आता। तो एक तो बात जॉर्ज एरी ने कही। उसके साथ साथ ही एक विद्वान और हुए हैं उन्हीं के समकालीन, जिनको हम कह सकते हैं प्राट महोदय जो थे वो एरी के उस मत से सहमत नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो विशाल जो आपका भारत है, हिमालय है, वो हिमालय उनके अनुसार जितना एरी कहते हैं 5.236 आकर्षित होना चाहिए 500 मीटर प्लम वो अंतर आना, उससे ज़्यादा आपकी सेकंड का अंतर आना चाहिए। और वो ये मानते हैं कि ये अंतर 15.85 सेकंड का होना चाहिए। मतलब प्राट से एरी का, एरी से प्राट का जो अंतर है वो ज़्यादा है। और उसके लिए वो ये तर्क देते हैं, ये बात कहते हैं कि इस अंतर का कारण ये है कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी जो है वो आपका सियाल का बना हुआ है और उसका जो घनत्व है तो वो 2.75 है। अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए, ऐसा प्राट कहते हैं। उनकी जो घनत्व और आकर्षण के बीच का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो जो विविधता है, उन्होंने उसको उस तरह से देखा। और वे ये कहते हैं कि ये हिमालय बिल्कुल सही बात है कि आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, पर जिन कारणों से साउल सूत्र पर ये प्रभाव पड़ा है, उनका ये मानना है कि जो पर्वतों के नीचे जितना घनत्व होना चाहिए वह घनत्व नहीं है। अपेक्षाकृत जो आपकी जो मैदान है या आपके जो जहाँ पर जिसको अपन समुद्र कह सकते हैं, वहाँ पर जो सहती पाई जाती है या मास पाया जाता है, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसका सीधा सीधा जो ये अर्थ आप हम लगा सकते हैं कि ये दोनों विद्वान मिलकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पर्वत है, जिसको आज हम हिमालय के रूप में जानते हैं, वो खोखला भाग। पहली बात जिसको वो कहकर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हिमालय एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान नहीं होकर बुलबुल है और इस कारण से पर्वत का भार और घनत्व कम है और जिस कारण माप में अंतर आ रहा है। तो जितना आकर्षण उसका होना चाहिए उतना आकर्षण नहीं है, क्योंकि वो हल्के से बना हुआ और वो बिल्कुल जितना ठोस आप देखते हैं वैसा ठोस चट्टानों का नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो बुलबुल है। ये मत कालांतर में बिल्कुल जैसे कहते हैं कि
काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया। बुलबुल और खोखला पर्वत इतना ऊंचा और इतने बरसों से सदियों से टिके, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस बात को जरूर मान लिया गया कि घनत्व हो सकता है, क्योंकि सियाल का बना है समूचा पर्वती का भाग, तो वो घनत्व कम हो सकता है। ये एक निश्चित बात है। और जिसका घनत्व कम है अपेक्षाकृत जिनका घनत्व ज़्यादा है, तो आकर्षण शक्ति भी उनकी अतिरिक्त हो सकती है। हिमालय के अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। यानी कि जो ऊपर का जो आपका हिमालय का जो संतुलन है, वो नीचे वाले जो कम भाग है उससे के कारण से उसको संतुलन बनाए रखते हैं। यानी कि जो ऊंचा भाग है वो कम घनत्व का है इसलिए, और जो नीचे भाग है वो अधिक घनत्व के हैं, इस कारण से एक संतुलन धरातल पर बना। मतलब कहने का, एक पर्वत ऊंचे हैं तो उनका घनत्व कम है, और जो नीचे भाग हैं पठार जैसे या मैदान है तो वो नीचे हैं इसलिए अपेक्षाकृत वो घनत्व में अधिक हैं, ऐसा इनका मानना है। और उसके नीचे जो कम घनत्व वाले पदार्थ हैं वो उसको एक बैलेंस में पूरे के पूरे धरातल को वो रखे हुए, ऐसा जॉर्ज एरी और प्राट का मानना। अब इसको इस तरह से भी प्राट ने कहा कि उनका ये मानना कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है, उस तल के नीचे घनत्व में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, और ये जो अंतर है वो सब तल के ऊपर पाया जाता है। और इस आधार पर मान लिया उन्होंने ये कहा प्राट ने कि जितना भी छोटा भाग होगा वो उतना अधिक घनत्व का होगा। इसको इस तरह से समझिए कि बिगर दी कॉलम लेसर दी डेंसिटी, मतलब जो जितना बिगर कॉलम होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, या जितना ऊंचा भाग होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और जितना स्मॉल कॉलम होगा और उसकी ग्रेटर डेंसिटी या उसकी डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार धीरे धीरे संतुलन, ये एक सिद्धांत के रूप में ये बात दुनिया के सामने प्रकट हुई, और उसको इन दोनों विद्वानों ने सबके सामने उसको प्रकट करने का प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क दिए जो हम आगे पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले जो विद्वान हैं वो हैं सर जॉर्ज एरी। सर जॉर्ज एरी ने ये चित्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से आपका जो जिसको कहते हैं कि धरातल का जो स्वरूप आपको नज़र आ रहा है वह स्वरूप किस तरह का था, इसको हमको समझना चाहिए कि किस तरह से वो इस अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे इस चित्र से। अब इस चित्र को जैसे मैंने जूम किया तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। अब आप देखिएगा, उनका ये कहना है जॉर्ज एरी का कि ये जितने कॉलम हैं इनको अगर अपन धरातल के विभिन्न स्वरूप मान लें, जैसे सबसे ऊंचा भाग है तो वो आपका पर्वत है, उससे बाद वाला ये जो है बीच पर्वत ऊंचे वाले के पास वाला ये पठार है, और उसके बाद में आपका मैदान है, और ये मैदान के बाद में अगर इस एक निश्चित लाइन के बाद में, जिसको समुद्र रेखा भी आप लोग अभी की भाषा में कहते हैं, उससे नीचे का कोई भाग है तो गड्ढा है, तो अपने आप ये जो ब्लू शेड है वो आपका पानी वाला, और कुल मिलाकर ये जो आपकी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उस परत को जैसे क्रस्ट कहते हैं। अब उसको इस वाले बात को इस चित्र से, नीचे वाले चित्र से जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ध्यान में आता है कि जैसे पर्वत हैं तो उनके ऊपर जैसे जितनी ऊंचाई है तो उनका नीचे का भाग इस तरह का है, ज़्यादा नीचा है। मतलब अगर आपको पर्वत ऊपर नज़र आ रहा है तो उसका बहुत बड़ा भाग नीचे की तरफ है, और पठार और मैदान में जैसे जैसे जाएंगे तो आपकी जो परत की मोटाई है वह परत की मोटाई आपकी कम होती चली जा रही है। हमको यहाँ पर क्रस्ट से हम दाईं तरफ जब जाते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आती है, और वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। उसका मतलब ये है कि जो ऊंचा भाग है वो नीचे तक, अंतरतम तक, बहुत गहराई तक है, और जो कम ऊंचा है वो कम नीचे तक है, ऐसा एरी का मानना है। और वो ये कहते हैं कि ये समान जो है घनत्व के बने हुए सारे पिलर्स, सारे जो उच्चावच हैं वो, और
ये अपने आप में ऊंचाई के साथ नीचे जाकर अपना एक बैलेंस बना लेते हैं कि जो जितना ऊंचा है वो अंतरतम में उतना ही गहराई तक है। तो ऐसा करके वो अपना एक जिसको कहते हैं अपन के एक बैलेंस बनाता है, मतलब जड़ अपनी उसके नीचे है, मतलब जो ऊपर जो आपको दिख रहा है उसका वो जड़ एरी, तो कहते हैं कि बर्फ का जो सिद्धांत है उसमें उनका विश्वास था। वो ये कहते हैं कि बर्फ की सिल्ली जो है वो अगर एक भाग बाहर है तो 9 भाग उसका अंदर है। तो ऐसा कर कर वो कहते हैं कि ये तभी तक वो तैर सकता है। तो सियाल सीमा पर तैर रहा है, ऐसा भी उनका मानना है। अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय उन्होंने इस तरह से शुरू किया कि और तैराव के सिद्धांत के माध्यम से अपनी बात को भी एक इसका ये पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको भी हमको इस वीडियो में समझना पड़ेगा, इस लेक्चर में समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो भी चीज़ जहाँ कहीं भी तैर रही है तो उसका मतलब ये है कि उसकी तैरने की अवस्था तब तक है तब तक कि जब तक उसका एक भाग अंदर है और 9 भाग उसका नीचे है। अब इस बात को उन्होंने जहाज, बर्फ और इनसे साबित करने का प्रयास किया, और ये जैसे ही इसका संतुलन बिगड़ता है तो वो संतुलन बिगड़ते ही वो चीज़ डूब जाती है। तो समान घनत्व के हैं सब पर्वत पठार सब, लेकिन जो जितना ऊंचा है उसकी जड़ उतनी नीची है, और उस जड़ के माध्यम से उसने अपने आप को धरातल पर बैलेंस कर रखा है। ये मुख्य रूप से इस सिद्धांत में समझने की बात है। ये इन दोनों चित्रों के माध्यम से आपको नजर आ रही। इसी बात को इन्होंने जैसे इस तरह से कहा है, हम उसको समझ सकते हैं कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो अधिक घनत्व वाले अधस्तर जो उससे जो ज़्यादा घनत्व का है, जिसको हम सियाल को सीमा कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, और ये मैग्मा के रूप में एक तैरता हुआ हमको लगता है, ऐसा मानना है। और उन्होंने कहा कि हिमालय केवल धरातली आकृति नहीं है, उनका ये मानना है कि जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है उससे 9 गुना नीचे तक वो तैरता है, जब जाकर वो नाव की तरह। उन्होंने उस बात को कहा कि ऊपर जो भाग नज़र आ रहा है उसका अधिकांश भाग आपका अंदर डूबा है। उसी तरह से हिमालय के लिए भी कहा है कि एक मैग्मा फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, उस का काफ़ी अगर हम ऊपर देखते हैं तो उसका बहुत बड़ा भाग आपको नीचे नज़र आता है, ऐसा उन्होंने अपने कहा है। यहाँ पर ये जो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया, उसके लिए उन्होंने लकड़ी के गट्टों का प्रयोग किया, और लकड़ी के गट्टों के माध्यम से उन्होंने बात की। अब उन्होंने कौन कौन से उदाहरण दिए, हम इनको अगले वाले लेक्चर में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपनी बात को किस तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया।